नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में नेताओं के निजी प्रहार, भाजपा विधायक ने सोनिया गांधी को कहा विष कन्या। देश भर में शुरू किए गए 91 एफएम स्टेशन, 18 राज्यों में 2 करोड़ लोगों तक बढ़ी पहुंच। और वडोदरा में बरसाती कांस पर अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर्स को नोटिस, कांस पर अतिक्रमण करने वालों पर एक्शन। कर्नाटक विधानसभा का चुनाव अब निजी रंग पकड़ता जा रहा है। मोदी को जहरीला सांप कहने के बाद आज भाजपा नेता ने सोनिया गांधी को विष कन्या कह डाला। कर्नाटक के भाजपा विधायक बासनगौड़ा ने आज शुक्रवार को सोनिया गांधी को विष कन्या कह दिया, उन्हें चीन और पाकिस्तान का एजेंट बताया। बीजेपी नेता ने यह बयान पीएम नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जहरीले सांप वाली टिप्पणी पर दिया है। बासनगौड़ा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अब खड़गे पीएम की तुलना कोबरा सांप से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे जहर उगलेंगे, लेकिन जिस पार्टी में आप नाच रहे हैं, क्या सोनिया गांधी विष कन्या है? सोनिया गांधी विष कन्या है। इस मामले पर कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी एक बयान देकर भाजपा के विधायक द्वारा सोनिया गांधी को विष कन्या कहे जाने का विरोध किया है। कल जिस प्रकार से खड़गे जी के बयान को पूरे देश भर में ये लोग विरोध कर रहे हैं, उन्होंने तो कहा कि जहरीले सांप जैसा है, और फिर भी खड़गे जी ने बड़प्पन दिखाते हुए उन्हें वापस भी लिया है। आज उसके विधायक के द्वारा सोनिया गांधी जी को विष कन्या कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा अब समझ आ गया है। ये हर बार सोनिया जी को टारगेट करते हैं। उसके राष्ट्रीय नेता सोनिया जी के बारे में कितने बार अनर्गल बातें कही गई, और अब जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे विष कन्या कह रहे हैं। ये घोर निंदनीय है, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर किया गया है। अब इस मामले में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या कहते हैं, ये पूरा देश जानना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में 91 एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार को देश में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 100 वॉट कैपेसिटी के 91 एफएम रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन किया। 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में इन एफएम रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। AIR FM की नई पहल से 2 करोड़ लोगों को सीधे लाभ होगा और कवरेज में 35,000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होगी। लोगों तक सटीक सूचनाएं और स्वस्थ मनोरंजन की पहुंच बढ़ेगी। दूर सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र हो या ऐसे इलाके जहां अभी तक AIR FM स्टेशन नहीं था, अब मिलेगा उन्हें भी अपना नया स्टेशन, जिससे स्थानीय भाषाओं को और भी समृद्धि मिलेगी। वहीं लोक संस्कृति और लोक कलाओं का संरक्षण और संवर्धन होगा। इन प्रयासों से सूचना क्रांति की सदी में अब तय होगा सटीक और भरोसेमंद सूचनाओं से सुशासन और विकास का रास्ता। इस उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो इससे मेरा रिश्ता एक श्रोता का भी है और एक होस्ट का भी। साथियों, जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव
देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा, देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। गुजरात के अरवल्ली में भी एफएम स्टेशन की शुरुआत हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एफएम स्टेशन का उद्घाटन कराया, जिसमें मोडासा के विधायक और मंत्री भीखू सिंह परमार भी उपस्थित रहे। मोडासा में 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम सुना जा सकेगा। आम तो समग्र देशनी अंदर मात्र 91 जिल्ला पसंद करवामां आव्या અને એમાં ગુજરાતની અંદર 33 જિલ્લાઓમાંથી 10 જિલ્લા પસંદ કરવામાં આવ્યા। 10માંથી જ્યારે અરવલ્લી જિલ્લાને પસંદ કરવામાં, અરવલ્લી જિલ્લાની અંદર પણ મોડાસા તાલુકો પસંદ કરવામાં આવ્યો। गुजरात के वडोदरा शहर में तरसाली में बरसाती कांस पर अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर्स को नोटिस दिया गया है। वडोदरा के तरसाली में बरसाती कांस पर बिल्डर्स द्वारा अवैध निर्माण किए जाने का मामला पिछले कई दिनों से चर्चा में है। इस मामले मांजलपुर के विधायक योगेश पटेल के कहने पर कॉरपोरेशन ने स्काई सुंदरम को नोटिस दी है। इस मामले विधायक योगेश पटेल ने कहा कि बरसाती कांस पर किसी का भी अतिक्रमण नहीं चलाया जाएगा। મારા વિસ્તારમાં તરસાલી જે વિસ્તાર આવે છે માધલપુર વિસ્તારમાં, ત્યાં તરસાલીથી સોમા તલાવ એ રોડ ઉપર 40 મીટરનો રોડ આવેલો છે। છેલ્લા 1 વર્ષથી ઘણા બિલ્ડરોએ પોતાની સાઇટ ચાલુ કરી છે, પરંતુ રૂપાવેલ કાંસ જે વાઘોડિયા રોડથી અમારા વિસ્તારમાંથી પસાર થઈને જે ઢાઢરમાં જે પાણી જાય છે, આ રૂપાવેલ કાંસ ઉપર 2 બિલ્ડર દર્શનમ અને સુંદરમ આ 2 જણાએ પોતાના સાઈડ ઉપર આ માટી અને છારું ને એવું બધું જે ભરીને પૂરવાનો પ્રયત્ન કરેલો, એ મારે ધ્યાનમાં આવતા તરત જ ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગના અધિકારીઓને ત્યાં મોકલવામાં આવેલા। એમને જોયું, જાત તપાસ કરી, એટલે એમને નોટિસ પણ 2 જણને આપી છે અને કાંસ ખાલી કરવાની બી નોટિસ આપેલી છે। એટલે જ્યાં સુધીને કાંસ સાફ નહીં થાય અને જમીન માપણી કાયદેસર કોઠી બિલ્ડિંગમાંથી કરાવવામાં આવશે અને જો જમીન 1 ઇંચ બી દબાવવામાં આવી હશે તો એ ખુલ્લી કરવામાં આવશે। जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप झेल रहे सूरज पंचोली को आखिरकार 10 साल बाद सीबीआई ने इस मामले से बरी किया है। फिल्म अभिनेत्री जिया खान सुसाइड केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज शुक्रवार को सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। फैसले के वक्त सूरज कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। कोर्ट ने कहा कि आपके खिलाफ सबूत काफी नहीं है, इसलिए आपको बरी किया जाता है। सूरज पर एक्ट्रेस जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। जिया ने 3 जून 2013 को मुंबई के अपने फ्लैट में सुसाइड किया था। घटना के 10 साल बाद इस मामले पर निर्णय सुनाया गया है। जिया की मां की शिकायत पर एक्टर और बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को जिया के घर से 6 पेज का सुसाइड नोट भी मिला था, जिसके मुताबिक जिया सूरज के साथ बिगड़े रिश्तों की वजह से काफी परेशान थी। इसके बाद जिया की मां राबिया खान ने सूरज पर केस दर्ज कराया था। सूरज पंचोली एक्टर आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे हैं। गुजरात के वडोदरा में केएस ग्रुप द्वारा गरीबों को रियायती शुल्क पर राशन किट बांटी जाती है, जिसमें गड़बड़ी होने पर यहां हंगामा देखा गया। सूरत के केएस डिजिटल ग्रुप द्वारा तरसाली इलाके में गरीब और विधवा सहाय योजना चलाई जाती है, जिसमें 3500 और 2500 रुपए लेकर राशन किट का वितरण किया जाता है। लेकिन कई वक्त से राशन दिए जाने में गड़बड़ी के चलते लोगों को यहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं। मैं नवेम्बर में भरी थी। કેટલી વાર તમને અહીંયાથી અનાજ મળ્યું? 1 ને 2 ને 3જી વાર આવી છું કે 2-3 વાર આવી કે તારે આ મળી છે। એમાં તો ઘઉં તો નથી જ મળ્યા જો ભાઈ, આ ઘઉં તો કે કેવા પ્રકારની સુવિધાઓ આપે છે? પહેલા તો સારું આપ્યું છે, બધું સારું આપ્યું, પણ આ પછી એને એ લોકોને શું થયું ને, જેમ પબ્લિક વધી ગઈ ને એટલે પછી આ લોકો લોચો મારવાનું ચાલુ કરી નાખ્યું। અમે આ તરસાલીમાં આ કેએસ ગ્રુપ 2500ની કીટ આપવાનું ચાલુ કરેલી છે। દર મહિને આપવાની વાત ચાલતી હતી પહેલાં। 1 વર્ષ લગી મળશે અનાજ, મરચું, તેલ, જે કંઈ હોય તે। પણ આ લોકોએ 1-2 વાર આપીને બંધ કરી દીધું। હવે ફોન કરીને બોલાવીશું, આ ફોન કોઈ કરતું નથી, બોગસ ચાલે છે એવું લાગે છે। આજે લગભગ થોડા જણને મળી છે, 15-1 જણને મળેલી છે। અમને તો બોગસ લાગે છે। હા,
ધક્કા ખાય છે ભાડા ખર્ચીને બધા આવે છે અને નિરાશ થઈને જાય છે। परेशान लोगों ने केएस ग्रुप के कार्यालय पर हल्ला मचाया। बात इतनी बिगड़ी कि पुलिस को बुलाने की भी नौबत आई। અમે ફોન કરીને બોલાવીએ છીએ બધાને, અને નથી બોલાવાના એમને બી ફોન કરીએ જ છે અમે। લોકોનું કહેવું એવું છે કે ફોન આવતો નથી। ફોન કરીએ જ છે ભાઈ, પણ કોઈને વ્યસ્ત બતાવે, કોઈને સ્વિચ ઓફ બતાવે તો બી અમે રિંગ કરીએ, એક રિંગમાં ના ઉચકે તો 3 થી 4 મિસ કોલ કરીએ છીએ અમે। હા, આજે કેટલી કીટ આપવામાં આવી છે? હજુ વિતરણ ચાલુ છે અત્યારે। કેટલી કીટ આપશો આજની તારીખ? હવે એ તો જે કાર્ડ છે, હવે જેમને 2500 વાળી કીટ હતી એ પૂરી થઈ, હવે 3000 વાળું ચાલે છે અત્યારે। રોજની કેટલી કીટ આવે છે? 100 કીટ આવે છે। 100 કીટ આપો છો? એટલે લોકોનું કહેવું એવું છે કે ધક્કા ખાવા પડે છે। ધક્કા નથી ખાવાના, જો કોઈ લોકો સમજતા નથી। અમે કહીએ છીએ કે અત્યારે 100 કીટ આવે છે તો અમે 10:30 સુધી રાતે ફોન કરીએ છીએ એમને કે ભાઈ નથી આવવાનું, તો ફોન કરવા છતાં બી એ લોકો આવે છે। અમે કહીએ છીએ એમને, અમને ખબર છે એ લોકો ધક્કા ખાય, ભાડું ખર્ચો થાય એમનો, એટલા માટે એમને કહીએ છીએ કે અમે ફોન કરીએ ત્યારે આવવાનું, પણ નથી ફોન करता तो भी ये लोग आई जाए छे। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। विलासिता एक्सक्विजिट फैशन, लाइफस्टाइल एंड होम डेकोर, क्यूरेटेड बाय रोहिणी एंड रुचा शुक्ला। Vilasita, do visit on 29th and 30th April, 10:30 AM to 8 PM. First floor, Trisha Gallery, Jetalpur Road. शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358871014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358871014. Vilasita, exquisite fashion, lifestyle and home decor, curated by Rohini and Rucha Shukla. Vilasita,
Do visit on 29th and 30th April, 10:30 a.m. to 8 p.m. First floor, Trisha Gallery, Jetalpur Road. पिछले कई दिनों से पहलवानों द्वारा ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ छेड़ा गया अभियान रंग पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि आखिरकार WFI अध्यक्ष पर FIR दर्ज की गई है। यौन शोषण के आरोपों पर दिल्ली पुलिस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में ये बयान दिया है। 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत 7 महिला रेसलर्स ने ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की थी। केस ना दर्ज होने पर रेसलर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। आज सुनवाई के दौरान रेसलर्स की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा, महिला रेसलर्स को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और रिटायर्ड जज इस केस की निगरानी करें। इस दलील पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने पुलिस से अगले शुक्रवार तक उनके द्वारा उठाए हर कदम को लेकर हलफनामा दायर करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले को लेकर 17 मई को सुनवाई होगी। WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण पर एक्शन की मांग को लेकर 6 दिन से जंतर मंतर पर पहलवान धरना दे रहे हैं। शुक्रवार को इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव, ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, एक्टर सोनू सूद और एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर भी रेसलर्स के समर्थन में उतर आए। गुजरात के वडोदरा के विधायक योगेश पटेल की कार जलाने के मामले विधायक योगेश पटेल ने कार जलाने वाले अनीस दारूवाला के खिलाफ शिकायत वापस ले ली है। 22 रोज मारी पोतानी कार જે ઇનોવા કાર હતી એ કારનો નંબર તો GJ6 KD 8373 એ જુબેલી બાગ પાસે પાર્ક કરેલી એને મોડી રાતે એક મુસ્લિમ બિરાદરે સળગાવેલી। તેનું નામ હતું મોહમ્મદ હનીફ દારૂવાલા, જે દારૂવાલા મેન્શન મોગલવાડા વાડીમાં રહે છે। તેની સામે અમે ગુનો દાખલ કરેલો, પરંતુ એ ગુનો આગળ ચાલતા મને લાગે છે કે એને 7 વર્ષની સજા થાત, પરંતુ ગરીબ માણસ છે, એના બાપાની સ્થિતિ પણ જોઈ મને દયા આવી અને એ કેસ અમે ગઈકાલે પાછો ખેંચી લીધો છે અને આવા ગરીબ માણસને સજા ના થાય એ માટે મેં કેસ પાછો ખેંચ્યો। એને કેમ કર્યું તું, શું કીધું તું એને? એ કારણ કે થોડો મેન્ટલી વીક બી છે, એને પહેલાં બી એક વાહન સળગાવેલું, પરંતુ આ બધામાં પડ્યા કરતાં એના બાપાની જે સ્થિતિ જોઈ એ જોતાં મેં કેસ પાછો ખેંચ્યો છે। રાવપુરા પોલીસ ચોકીમાં આ ગુનો દાખલ કરેલો અને આ કેસ નામદાર કોર્ટ 31D બ્લોક ત્રીજા મારે નાય મંદિર દિવારીપુરામાં ચાલતો હતો। હું તો મારી જિંદગીમાં માનું છું, મારાથી નાનો માણસ હોય એને હંમેશા હું માફ કરું છું, મારાથી મોટો કોઈ હોય એને હું કદાપી માફ નથી કરતો। એને જો ગુનો કર્યો હોય તો અમે છોડતા પણ નથી। એ ભાઈએ બી અમારા ગૌરાંગભાઈ તઈ સ્તર પર હતા, એના વકીલો, એના બાપા, એ પોતે એ બધાએ પોતાની ભૂલ કબૂલી છે અને એને પોતાની જે ભૂલ છે એ क्षमा માટે પણ એમને વ્યક્ત કરી છે। सूडान में आंतरिक युद्ध की स्थिति में फंसे हुए भारतीयों को बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन कावेरी वडोदरा के परिवार के लिए देवदूत साबित हुआ है। सूडान में आंतरिक युद्ध की स्थिति के चलते वहां फंसे हुए भारतीयों को बचाने के निर्देश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए थे, जिसके तहत शुरू किए गए ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत वडोदरा के बदाली परिवार को भी सुरक्षित रूप से वडोदरा पहुंचा दिया गया है, जिस पर इस परिवार ने सरकार और सेना का आभार प्रकट किया है। दरअसल भारतीय वायुसेना द्वारा सूडान से नागरिकों के इवैक्यूएशन की व्यवस्था की गई थी। 56 गुजरातियों को जेद्दाह ले जाया गया था और वहां से उन्हें मुंबई लाया गया है। मुंबई से वडोदरा आए नागरिकों का जिला प्रशासन द्वारा स्वागत किया गया। सूडान में फंसे बदाली परिवार के लोगों ने बताया कि 15 दिन उन्हें घर में ही कैद रहना पड़ा। जो खाना घर में था वही खाकर गुजारा करना पड़ा, लेकिन भारत सरकार की सहायता से वे जल्द भारत वापस आ पाए हैं। गुजरात के वडोदरा जिले के शिनोर तालुका के मालसर गांव में गुजरात कांग्रेस के अग्रणी नेताओं की उपस्थिति में नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। लोकसभा चुनाव 1 साल बाद प्रस्तावित हैं, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल हरकत में आ गए हैं। इसी के तहत गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल और गुजरात प्रभारी उषा नायडू की उपस्थिति में जिला स्तरीय नुक्कड़ सभा का शिनोर के मालसर में आयोजन हुआ।
सत्याग्रह संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय नुक्कड़ सभा में कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा सरकार पर हल्ला बोल किया। इस मौके पर वडोदरा जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर ब्रह्मभट्ट समेत के कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। सत्याग्रहना संकल्प साथे आज मालसर खाते नुक्कड़ मीटिंगનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સમગ્ર ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા આ પ્રકારની મીટિંગો યોજાઈ રહી છે। સામાન્ય માણસને આજે તકલીફો પડી રહી છે। દિવસે ને દિવસે ટેક્સ વધતો જાય છે, ભાવો વધતા જાય છે, મોંઘવારી વધતી જાય છે। જીએસટી હોય કે પેટ્રોલ ડીઝલ ઉપરનો ટેક્સ હોય, દિવસે ને દિવસે ભારણ વધે છે અને સામાન્ય માણસને પોતાના બે સાંધા ભેગા કરવામાં મુશ્કેલીઓ વધતી જાય છે। પણ કોઈ અવાજ ઉઠાવી શકે એવી સ્થિતિ નથી। અવાજ ઉઠાવવા દેવાતો નથી, એની વાત સંભળાતી નથી। કોંગ્રેસ પક્ષ નુક્કડ મીટિંગો દ્વારા આમ જનતાને એના અધિકાર પાછા મળે, એને એની રજૂઆત કરવાની તક મળે, એને રજૂઆત એની સંભળાય અને એના માટે એક જવાબદાર રાજકીય પક્ષ તરીકે એમની મુશ્કેલીઓને વાચા આપવાના પ્રયત્ન સાથે આ નુક્કડ મીટિંગોનું આયોજન કરી રહી છે। ખૂબ સારી સંખ્યામાં આજે માલસરમાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આવનારા દિવસોમાં વડોદરા જિલ્લામાં જ નહીં સમગ્ર ગુજરાતમાં આવી મીટિંગો દ્વારા એક લોક જાગૃતિ ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કોંગ્રેસ પક્ષ કરશે। गुजरात के वडोदरा शहर में डांडिया बाजार में शनि मंदिर के पास पानी की पाइपलाइन टूटने से हजारों गैलन पानी बहकर बर्बाद हो गया। वडोदरा शहर में एक दिन भी ऐसा नहीं होता है जब पानी की पाइपलाइन टूटती ना हो। कोई ना कोई इलाके में पानी की पाइपलाइन टूटने से पीने का पानी बर्बाद होता है। कुछ ऐसा ही मंजर डांडिया बाजार के शनि मंदिर निकट देखने मिला, जहां पानी की पाइपलाइन टूट जाने से हजारों गैलन पानी सड़क पर बहकर इस भीषण गर्मी के मौसम में बर्बाद हो गया, जिस पर कांग्रेस के नगर सेवक बालू सुरवे ने आपत्ति जताई। અમારા વોર્ડમાં તમે જોઈ શકો છો કે ઠેર ઠેર જગ્યા પાણીની લાઈનોમાં ભંગાણ થઈ રહ્યું છે। આ છેલ્લા 6 દિવસથી શનિ મંદિરની સામે મોટી લાઈન ભંગાણ 8ની કે 9ની લાઈનમાં ભંગાણ થયું છે અને 6 દિવસથી હજારો ગેલન પાણી ગટરમાં જઈ રહ્યું છે। એમ પણ અમારા વોર્ડ નંબર 13માં તમે પાણીનું વારંવાર અમે અસંખ્યવાર સભામાં રજૂઆતો કરી છે। થોડા દિવસ અગાઉ તમે જયરત્ન બિલ્ડિંગ પાસે જોયું મોટી લાઈનમાં ભંગાણ થયેલું હતું। અમારા નવાપુરા હાઉસિંગમાં કારુંનું ગંદુ પાણી આવે છે। પત્તરગેટ વિસ્તારમાં લોકોને કારું ગંદુ પાણી મળે છે। હાથીપોળ હોય, ડેરાપોળ હોય, ખાડિયાપોળ હોય, માંડ 25 થી 30 મિનિટ પાણી એ લોકોને મળતું હોય અને આવી મોટી લાઈનોમાં ભંગાણ હોય અને જે તે અધિકારી 6 દિવસ સુધી લાઈનનું રિપેરિંગ ના કરે। એટલે આપના માધ્યમથી અમે એ જ રજૂઆત કરી કે 6 દિવસથી મોટી લાઈનમાં મુખ્ય નળિકામાં ભંગાણ થયું હોય ને વિસ્તારના લોકોને પાણી ના મળતું હોય એટલે વહેલી તકે જે ભંગાણ થયું હોય, જે લીકેજ હોય, જે ગંદુ પાણી આવે છે, વહેલી तक कामगिरी करवामा आवे एवी हमारी मांग। लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न अभियान की शुरुआत कर दी गई है। कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र बचाओ मुहिम चलाई जा रही है, जिसके भागरूप कल शनिवार को गुजरात के वडोदरा में यूथ कांग्रेस द्वारा मशाल रैली का आयोजन प्रस्तावित है, जिसकी जानकारी गुजरात प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हरपाल सिंह चुड़ासमा द्वारा दी गई। आज बड़ौदा शहर के अंदर जो लोकशाही बचाओ का कार्यक्रम हमने लॉन्च किया है। कल बहुत बड़ी मात्रा के अंदर युवाओं की जो भीड़ है वो कल मशाल रैली के साथ पूरे शहर में निकलेगी और जो लोकशाही बचाओ जो है वो पूरे गुजरात के अंदर हर जिले में, हर विधानसभा, हर ब्लॉक लेवल तक लोगों को जागरूक करने का काम है वो आने वाले दिन के अंदर युवा कांग्रेस करने वाली है। और लोकशाही बचाओ के जो हमारा नारा है उसके अंदर हमारे जो मुख्य 5 जो मुद्दे हैं, आज पूरे देश के अंदर विपक्ष के अंदर जो मजबूत आवाज़ जो थी, तो राहुल गांधी जी इस जो भाजपा की सरकार को संसद के अंदर जो सवालों के घेरे में जो पूछ रही थी कि आपका और अदानी जी का रिश्ता क्या है, इस देश के अंदर आपने जो एक बात कही थी कि हम लोग 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो वो रोजगार का क्या हुआ। जो राहुल जी ने जो इस देश की जनता के जो मुद्दे उठाए उनको जवाब देने के बजाय उनको संसद में ही वो सस्पेंड किया, तो ये कहीं ना कहीं जो लोकशाही के अंदर विपक्ष की जो आवाज़ दबाने का जो काम है वो आज भाजपा की सरकार कर रही है।
जो अपना पुलवामा अटैक जो हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर, सत्यपाल मलिक जी ने पूरा पर्दाफाश भाजपा की सरकार और मोदी जी का किया। तो सत्यपाल मलिक ने जो सवाल उठाए थे वो सवाल के जवाब देने की बजाय उनको भी ईडी और सीबीआई के माध्यम से कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को भी दबाया जाता है। तो ऐसे जो सारे मुद्दे हैं उनको लेकर आगामी दिनों के अंदर युवक कांग्रेस पूरे गुजरात के अंदर एक कैंपेन करेगी और लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। गुजरात के अंबाजी आबू रोड के सिरोही में बस, ट्रक और बोलेरो में भीषण भिड़ंत हुई है। गुजरात के अंबाजी आबू रोड पर सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है, जिसमें गुजरात डेपो की बस, ट्रक और बोलेरो में भीषण भिड़ंत हुई है। आबू रोड मार्ग की शीतला माता घाटी में ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें दुर्घटना का शिकार बने वाहनों में सवार कई लोग घायल हुए हैं। इन सभी घायलों को गुजरात के अंबाजी में स्थित सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया है। रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर वडोदरा भाजपा और कॉरपोरेशन द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रविवार 30 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का प्रसारण होने जा रहा है। इस मौके पर वडोदरा में किए गए विभिन्न आयोजनों पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। वडोदरा महानगरनी भारतीय जनता पार्टीनी टीम જેમાં બધા જ સંગઠનના અને ચૂંટાયેલા કાર્યકર્તાઓ એક સાથે રહી અને મન કી બાતના કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે। આપણને જાણીને કદાચ આનંદ થાય કે વડોદરા શહેરના 24 લાખની વસ્તીમાં 1200 જેટલા જે બૂથ આવેલા છે એ દરેકે દરેક બૂથ એટલે 1200 બૂથ ઉપર પહેલીવાર આ મન કી બાતના કાર્યક્રમનું વિશેષ આયોજન આ વખતે પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓના માધ્યમથી કરવામાં આવ્યું છે। એક બૂથમાં સામાન્ય રીતે 700 થી 800 મતદારો હોય છે અને આ મતદારો પૈકી 100 જેટલા મતદારો દરેકે દરેક બૂથમાં ઉપસ્થિત રહે એમના માધ્યમથી મન કી બાતના કાર્યક્રમ સંભળાય એ પ્રકારનું આયોજન બૂથ કક્ષાએ બૂથ પ્રમુખ અને એમની ટીમના માધ્યમથી કરવામાં આવ્યું છે। તો દરેકે દરેક બૂથની સાથે જોડાયેલા શક્તિ કેન્દ્ર વડોદરા શહેરમાં અત્યારે 300 જેટલા શક્તિ કેન્દ્ર છે। શક્તિ કેન્દ્રનો મતલબ છે કે મતદાન મથક છે જેમાં એક શક્તિ કેન્દ્રમાં ક્યારેક એક બૂથનો સમાવેશ થતો હોય, ક્યારેક એક શક્તિ કેન્દ્રમાં 2 બૂથનો સમાવેશ થતો હોય, ક્યારેક એક શક્તિ કેન્દ્રમાં 3 બૂથનો સમાવેશ થતો હોય। આવી રીતના જે બનેલા શક્તિ કેન્દ્ર છે તેમાંથી કોઈ એક શક્તિ કેન્દ્રમાં પ્રભાવી રીતે આ કાર્યક્રમનું આયોજન થાય તે પ્રકારની ચિંતા પાર્ટીના સૌ ચૂંટાયેલા અને સંગઠનના કાર્યકર્તાઓના માધ્યમથી કરવામાં આવી છે। વડોદરાના 69 કોર્પોરેટર એ જે જગ્યાએ નિવાસ ધરાવે છે એમના પોતાના નિવાસસ્થાનના બૂથની સાથે જોડાયેલા શક્તિ કેન્દ્રમાં પ્રભાવી કાર્યક્રમનું આયોજન એમના માધ્યમથી થયું છે। માન્ય 5 ધારાસભ્યશ્રીઓ અને સાંસદશ્રી એમનું જે નિવાસસ્થાન છે તે નિવાસસ્થાન સાથે જોડાયેલા બૂથના શક્તિ કેન્દ્રમાં પણ આયોજન એમના માધ્યમથી પ્રભાવી રીતે કરવામાં આવ્યું છે। તો શિક્ષણ સમિતિની શાળાઓ જેમાં 50,000 કરતાં પણ બાળકો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, જેમની સાથે એમના માતા પિતા પણ જોડાયેલા છે, જેમની સાથે શિક્ષકો જોડાયેલા છે, જેમની સાથે કર્મચારીઓ જોડાયેલા છે, જેમની સાથે આજુબાજુના લોકો જોડાયેલા છે, આવી વડોદરા શહેરની 120 નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની શાળાઓમાં પણ મન की બાતના કાર્યક્રમનું આયોજન માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી મિનેશભાઈ પંડ્યા અને એમની ટીમના માધ્યમથી કરવામાં આવ્યું છે। જાણીએ છીએ કે અત્યારે ડિજિટલ મીડિયાના યુગમાં કોલર ટ્યુનનું પોતાનું એક આગવું મહત્વ હોય છે। પાર્ટીના બધા જ મુખ્ય કાર્યકર્તાઓ જેમાં લગભગ 3500 જેટલા કાર્યકર્તાઓની આપણે નામાવલી બનાવી છે। આજથી એમના કોલર ટ્યુનમાં મન की બાતના સંદર્ભમાં સ્પેશિયલ બનાવવામાં આવેલું એક ગીત અથવા તો એક અપીલ અથવા તો એક વિનંતી એ કોલર ટ્યુનના માધ્યમથી મૂકવામાં આવશે। વડોદરા શહેરના બધા જ FM રેડિયો સાથે સંકલન કરી અને બધા જ FM રેડિયો એ મન की બાતનો કાર્યક્રમ 11 થી 11:30ની વચ્ચે સંભળાવે એ પ્રકારનું આયોજન પણ આ વખતે કરવામાં આવ્યું છે। ઇલેક્ટ્રોનિક અને પ્રિન્ટ મીડિયા સાથે જોડાયેલા ખાસ કરીને OTT પ્લેટફોર્મમાં, ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયામાં, ન્યૂઝ ચેનલ સાથે જોડાયેલા બધા જ લોકોએ એમના તંત્રીશ્રીઓએ એમના માલિકોએ હકારાત્મક પ્રતિભાવ આપ્યો છે અને એમાંથી 18 જેટલા OTT પ્લેટફોર્મ અને 18 જેટલા ન્યૂઝ અને યુટ્યુબ ચેનલોએ આ બાબતમાં સંમતિ દર્શાવી છે। તેમનો પણ આ તબક્કે આભાર માનું છું। 11 થી 11:30ના સમયગાળામાં આ OTT પ્લેટફોર્મ, યુટ્યુબ અને અન્ય માધ્યમથી, ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી જે ચેનલો જોડાયેલી છે તે લોકો પણ મન की બાતના કાર્યક્રમનું પ્રસારણ કરવાના છે। વડોદરા શહેરમાં જાહેર સ્થળો પર જે LED સ્ક્રીન લાગેલી છે આ બધા જ જાહેર સ્થળો પર LED સ્ક્રીન ઉપર મન की બાતના કાર્યક્રમનું પ્રસારણ થાય એવું આયોજન કોર્પોરેશનના સ્થાયી સમિતિના અધ્યક્ષ
માન્ય ડૉક્ટર હિતેન્દ્રભાઈ પટેલના માધ્યમથી કરવામાં આવી રહ્યું છે. તો વડોદરા શહેરમાં 125 જેટલા બગીચા છે. આમાંથી 24 જેટલા બગીચામાં ઓડિયો સિસ્ટમ મૂકવામાં આવેલી છે. ઓડિયો સિસ્ટમ જે બગીચામાં મૂકવામાં આવી છે, આ બધા જ બગીચાઓમાં ત્યાં પણ મન કી બાતનો કાર્યક્રમ 11 થી 11:30 દરમિયાનમાં સંભળાય એ પ્રકારનું આયોજન કર્યું છે, જેની જવાબદારી પક્ષના નેતા માન્ય શ્રી અલ્પેશભાઈ લીંબાચીએ સંભાળી છે. વડોદરા શહેરના રેલવે સ્ટેશન અને વડોદરા શહેરના બસ સ્ટેન્ડ આ બંને જગ્યા પર એલઈડીના માધ્યમથી મન કી બાતના કાર્યક્રમનું આયોજન થાય. ખાસ કરીને રેલવે સ્ટેશન ઉપર કુલી અને અન્ય પ્રવાસી લોકો પણ આ મન કી બાતનો કાર્યક્રમ સાંભળી શકે તેવું આયોજન કર્યું છે, જેમાં માન્ય સાંસદ શ્રીમતી રંજનબેન અને ઓમકારનાથ તિવારી આ બંનેની અમને મદદ મળી છે. વડોદરા શહેરના 68 જેટલા કોચિંગ ક્લાસ કે જે લોકો રવિવારે ચાલુ રહે છે, કારણ કે મોટાભાગના કોચિંગ ક્લાસ સોમથી શનિ ચાલતા હોય છે, પરંતુ 68 જેટલા કોચિંગ ક્લાસીસ એવા છે કે જેમાં કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી થતી હોય છે. આવા 68 કોચિંગ ક્લાસ એમણે રવિવારે 11 થી 11:30 મન કી બાતના કાર્યક્રમનું આયોજન કરી અને એમના વિદ્યાર્થીઓને આ મન की बात નો કાર્યક્રમ સાંભળવાના કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે. गुजरात के वडोदरा शहर के कई इलाकों में आज भी दूषित पानी की समस्या से लोग परेशान हैं, जिसे कॉरपोरेशन नहीं सुलझा पा रहा है. वडोदरा के दंतेश्वर इलाके में पिछले कई वक्त से पीने का दूषित पानी लोगों को मिल रहा है. पीने के पानी में ड्रेनेज का पानी मिक्स हो रहा है, जिससे परेशान लोग कॉरपोरेशन से नाराज हैं. यहाँ जगह जगह सड़कें खोद दी गई हैं, लेकिन काम बंद पड़ा है, जिससे लोग आवाजाही में भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं. આ દંતેશ્વર વિસ્તાર છે, દંતેશ્વર રામજી મંદિરના સામે, અને અમારા આ જગ્યા પર લાઈન ટોટલી ગટરનું પાણી આવે છે 20 થી 25 દિવસથી, અને ગોકળ ગતિના હિસાબે કામ ચાલી રહ્યું છે. એટલું ખબર નહીં આ લોકો એનો ફોલ્ટ શોધી રહ્યા છે, પણ મહિનાથી કામ ફોલ્ટ મળતો નથી. કામ અત્યારે બંધ થઈ ગયું છે, ગઈકાલ સુધી કામ ચાલુ હતું અને અત્યારે થોડું ઘણું કંઈ ઠૂકપટ્ટી કરીને કામ ગયા છે. ખબર નથી પડતી આ શું થાય છે અહીંયા આગળ, અને દંતેશ્વરના લોકોને બીમારી થઈ ગઈ છે. અહીં ગટરનું પાણી નલમાં આવે છે, લોકો બીમાર પડી ગયા છે. 15-20 દિવસ થઈ ગયા, એ લોકોને ફોલ્ટ મળી એવું નથી, અને ધીમી ગતિએ ગમે તે ખોદીને આ લોકો જતા રહે છે, પછી કોઈ આવતું છે નહીં. તંત્ર ઊંઘી આવ્યું છે. આ તંત્ર તો कोई ध्यान आपतो नहीं, हमारे यहाँ कोऑपरेटिव पर कोई ध्यान आपतो नहीं. छोटे बच्चों को पढ़ाई के साथ अन्य मूल्य सिखाने के लिए BAPS संस्था द्वारा बालिका शिविर का आयोजन किया गया. गुजरात के वडोदरा के चांसद में BAPS संस्था द्वारा भव्य नारायण सरोवर बनाया गया है. यहाँ BAPS द्वारा बालिका शिविर का आयोजन किया गया. गर्मियों की छुट्टियों के उपलक्ष्य में किए गए इस आयोजन में स्वामीनारायण संस्था BAPS द्वारा बच्चियों को कई चीजें सिखाई गईं. करीबन 150 जितने बालिका मंडलों की 600 से ज्यादा बच्चों ने इस बालिका शिविर में उत्साह के साथ शिरकत करते हुए संस्कार सिंचन, अभ्यास में एकाग्रता जैसे कई गुण सीखे. गुजरात के वडोदरा में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स की बैठक कमीशन के सदस्य प्रीति भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित की गई. वडोदरा में आयोजित नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड की बैठक में बच्चों में बढ़ रहे अपराध मामले विचार विमर्श किया गया. नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स की सदस्य प्रीति भारद्वाज ने इस पर कहा कि 1.5 महीने में देश के 297 बाल सुधार केंद्र का दौरा किया गया है, लेकिन बाल सुधार केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर स्वच्छता समेत कई सुविधाओं का अभाव है, जो चिंता का विषय है. गुजरात का एकमात्र लड़कियों का सुधार केंद्र वडोदरा में है, उसकी भी जानकारी प्रीति भारद्वाज ने ली है. अहमदाबाद के बारे में यदि आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाह रही थी कि वहाँ पर अभी पिछले ही हफ्ते की बात है कि वहाँ पे 5 जो लड़के हैं तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन होम को से भागे हैं. तो उस चीज़ को भी देखना और इंस्पेक्ट करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था. बहुत पुरानी परिसर में बना हुआ है, सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, क्लीनलीनेस भी वहाँ पर
थोड़ा सा इशू था। और जो जेल जो उनकी ऑब्जर्वेशन होम के सुपरिंटेंडेंट पिछले 4 वर्ष से हैं, उनके 2 बच्चे वो उसी परिसर में उन्हीं बच्चों के साथ रह रहे थे, तो जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। आई रियली डू नॉट नो ये सारी चीज़ें क्यों अभी तक संज्ञान में नहीं आई, या तो वहाँ पर कोई जाता ही नहीं है अधिकारी, यदि हम गए वहाँ पर बताकर भी गए फिर भी वहाँ पर अरेंजमेंट्स को दुरुस्त नहीं पाया गया। बच्चे वहाँ पर ज़्यादातर जो बच्चे थे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ पर देखने में ये मिली कि पॉक्सो के केसेस में और मर्डर के केसेस में एक बच्चे ही थे, जो कि बाकी सारे जितने भी, यदि हम राजस्थान में जाएं तो इन 2 हीनियस क्राइम्स के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो थे आपके अहमदाबाद में, वो आप लगाएंगे तो चोरी में या फिर फ्रॉड में या फिर एक्टिवा या फिर बाइक चुराने में, इस चीज़ में ज़्यादा हैं वो बच्चे। तो आई थिंक अगर वो यहाँ पर हैं, कुछ टाइम के बाद उनको बेल हो जाएगी, तो उनकी प्रॉपर सेंसिटाइजेशन काउंसलिंग की बहुत रिगरस ज़रूरत है, स्पेशली अहमदाबाद में, तो वो सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए। तो परवीना जी जो वहाँ की कलेक्टर हैं, उनसे भी मुलाकात हुई, उनको भी इस बात से रूबरू जो भी हमारे को प्रॉब्लम्स आई जो हमने देखी, या फिर जेजीबी बोर्ड के अध्यक्ष, उनसे भी लाइव उनका कोर्ट चल रहा था, उनसे भी हम मिले। खैर जो भी कमियां थी हमने वहाँ पे बता दी, बिकॉज ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं होता जहाँ पर कमियां ना हो। तो अगर 60 से 70% भी अगर 10 के आंकड़े पे हम पहुँचते हैं तो इसका मतलब कि सेटिस्फैक्ट्री है और इंस्टीट्यूट ठीक काम कर रहा है। लेकिन जब उससे कम होता है तो मन में दुख आता है कि इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, जेजीबी एक्ट के अंदर गवर्नमेंट सारी सुविधाएं दे रही हैं, इतने सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी चल रही है, तो उस हिसाब से वो काम करें, ये ऐसी आशा हम रखते हैं। वडोदरा में हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन होम फॉर बॉयज़ विज़िट किया, और जहाँ पर कि 9 लड़के थे, आज हमने विज़िट किया था। और कल हमने ऑब्जर्वेशन होम्स लड़कियों के लिए विज़िट किया था, जो जिसमें लड़कियों को रखा जाता है, वहाँ पे भी 7-8 लड़कियाँ थीं। उसमें से 2 इंटरस्टेट थी, दैट इज़ वो अमृतसर से थी, पंजाब से। कुछ ने काफ़ी संगीन जुर्म में थी, और उनकी भी हम लोगों ने 1-to-1 काउंसलिंग करने की कोशिश करी, उनके भाव जानने की कोशिश करी, पता करने की कोशिश की यदि उनको वहाँ पे कुछ कमियाँ उनको लगती हैं या क्या वो बेहतर तरीके से यहाँ पर अपना जीवन यापन कर सकती हैं। बिकॉज़ 14 साल की 15 साल की लड़कियाँ हैं, अगर उनको अगले 3 साल भी अगर यहाँ पे रहना है या फिर किसी भी CNCP में रहना है जहाँ पर कि आश्रित लड़कियों को रखा जाता है, तो अपना जीवन आगे कैसे चलाना है। तो एक जब आप अपराधी प्रवृत्ति वो हो जाती है तो एक ठीठपन आ जाता है, तो उसको काउंसलिंग के द्वारा ही रिग्रेस से बातचीत करके ही उस चीज़ को रेगुलरली जिसको कहते हैं, तभी उसको हमें लगता है कि बच्चों को वो CWC का या फिर वहाँ के काउंसलर्स का या फिर बाकी जो प्राइवेट NGOs काम कर रही हैं, यदि वो उनके बेटर काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो समझा पाएँ, तो आई थिंक वो एक रेगुलरली स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में। गुजरात के वडोदरा में यंग इंडियंस द्वारा अकोटा के सर सयाजी रावनगर गृह में पैनल डिस्कशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यंग इंडियन संस्था द्वारा युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में बढ़ावा देने के आशय के साथ पैनल डिस्कशन आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में अग्रसर होने की प्रेरणा दी गई। ये आयोजन यंग इंडियंस मंत्रालय के सहयोग से, युवा गतिविधियां और खेल मंत्रालय के सहयोग से किया गया, जिसमें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का सहयोग रहा। आज की दुनिया में इंडस्ट्री 4.0 के दुनिया में अब कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि चलेगा, रहना ही पड़ेगा, इसके साथ ही चलना है हमें। तो इसके साथ अगर चलना है तो हमारी थीम ये है कि टू थ्राइव नॉट जस्ट सर्वाइव, सिर्फ सर्वाइव नहीं करना है बट हमें इसमें कैसे सक्सेसफुली आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कशन किया, जिसमें हमारे साथ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी प्रेजेंट है, जिसमें हमारे पास साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के VCs एंड वो लोग सब भी आए हुए थे। तो एक बहुत ही उम्दा कार्यक्रम किया गया, जिसमें से ये थोड़ा पता चल रहा है कि कैसे हमें ये इंडस्ट्री 4.0 जो बदलाव ला रहा है दुनिया में, तो उसके साथ कैसे हमें जीना है और उसमें कैसे सफलता प्राप्त करनी है। लोग सिर्फ 1-2 नाम जानते हैं, ChatGPT एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन बहुत कुछ बदलाव आ रहा है, तो उसके साथ कैसे हमें जीना है,
तो ये सारी बातों पे सारी चीज़ों पे बातें हुई हैं और बिकॉज बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं अलग अलग सेक्टर से, गवर्नमेंट वालों ने उनका प्रस्ताव किया कि किस तरीके से वो कर रहे हैं, अपना उनका मंतव्य दिया, तो ये सारी बातें हमें आज पता चली। कार्यक्रम में कॉरपोरेशन के मेयर नीलेश राठौड़, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल और बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति रही। आज CII ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था Y20 के दरमियान, जिसका फोकस था इंडस्ट्री 4.0, जिसमें बहुत अच्छा पैनल डिस्कशन हुआ। काफ़ी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए, VCCI से, अदर MSME से, दूसरे इंस्टीट्यूशन से, स्टूडेंट्स भी थे। तो ये सब ने एकजुट होकर डिस्कशन किया कि आगे चल के तकनीकी विकास कैसे करें और उन सब में कैसे हमें सहायता मिले। इसके बारे में काफ़ी सारा अच्छा डिस्कशन भी हुआ। स्टूडेंट्स को भी काफ़ी सीखने को मिला कि आगे चल के जब उनको नौकरी चाहिए तो कौन सी ऐसी स्किल है जो वो सीख सकते हैं जिनसे उनको भी भविष्य में काम आ सके। और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी स्टूडेंट से काफ़ी नए आइडियाज़ मिले कि भाई और कैसे दूसरी चीज़ें अपनी कंपनीज में भी चेंज कर सकते हैं। गुजोत्सव प्रोडक्शन के बैनर के अंतर्गत बनाई गई गुजराती फिल्म रुदन का ट्रेलर और गीत अहमदाबाद में लॉन्च किया गया। गुजराती सिनेमा में अखिल कोटक का एक अनोखा स्थान है। उनकी अपकमिंग फिल्म रुदन रिलीज के लिए तैयार है, जिसका ट्रेलर और गीत गुजरात के अहमदाबाद में लॉन्च किया गया। મારું એક મૂવી આવી રહ્યું છે રુદન, જે મેં લખ્યું પણ છે અને ડિરેક્ટ પણ કર્યું છે, જે 12 મેના ઓલ ઓવર ગુજરાતમાં રિલીઝ થવાનું છે। તો આઈ હોપ કે આ એક અલગ પ્રકારનું સસ્પેન્સ થ્રિલર મૂવી બનાવ્યું છે કે જેમને બધાને બહુ જ પસંદ આવશે અને થિયેટર સુધી તમને ખેંચી આવવા માટે અમે લોકો એક એટ્રેક્ટિવ ટ્રેલર પણ બનાવ્યું છે। તો ટ્રેલર જોવો અને ખાસ કરીને થિયેટર સુધી ફિલ્મ જોવા માટે આવો, એવી મારી લાગણી છે। સસ્પેન્સ થ્રિલર છે, સારું છે, સોંગ સારા છે અને તમને છેલ્લે સુધી પકડી રાખે। ટાઇટલ જ એવું છે કે રુદન છે કે જે અંદરની વેદના ભાવનાઓ છે એ છેલ્લે ખબર પડશે આમાં કોની શું વેદના છે, શું ભાવના છે। એટલે રુદન જે અંદરથી જે માણસ રડતો હોય છે એને છેલ્લે જ ખબર પડશે કે શું છે આમાં। डायरेक्टर और अभिनेता अखिल कोटक ने इस फिल्म को लिखा है और डायरेक्ट भी किया है, जो 12 मई को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज के मौके पर अभिनेता चेतन दयास समेत के लोगों की उपस्थिति रही। एक बहुत की सॉन्ग फिल्मનું રહેશે કે તમે હમણાં પણ એને ટ્રેલરમાં જોયું, હમણાં પણ એને તમે આપણે ગીતને જોયું, ગઈકાલે જ લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે અને ગણપતિનું સોંગ ખૂબ જ એનર્જેટિકવાળું એનર્જીવાળું હોય છે અને ગાવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે। અને એમાં કહેવાય ને કે આ વખતે અમે એક નવો પ્રયત્ન કર્યો છે, શ્લોકનું રેપિંગ કર્યું છે અને એ લોકોને ખૂબ જ ગમશે અને યુવાનોને ખૂબ જ આકર્ષશે। इस फिल्म की स्टोरी उच्च वर्ग के बिजनेस टाइकून अनंत दीवान पर आधारित है, जिसकी 2 पत्नियां होती है और अनंत दीवान की हत्या कर दी जाती है। इस हत्या का पर्दाफाश कैसे होता है, उस पर यह पूरी फिल्म बनाई गई है। અત્યાર સુધી મેં ઘણી બધી ગુજરાતી ફિલ્મો કરી, એમાં ખાસ કોમેડી રોલ મારા ફાળે આવ્યા, કેરેક્ટર રોલ। પણ આ ફિલ્મની અંદર મને જ્યારે અમારા ડિરેક્ટર અખિલ કોટકે વાત કરી કે આવી એક સસ્પેન્સ ફિલ્મ છે, ત્યારે મને રસ પડ્યો, કારણ કે હું કોલેજના જમાનામાં માત્ર ને માત્ર સસ્પેન્સ અને હોરર નાટકો જ કરતો અને બધી કોલેજોમાં હું છવાઈ જતો। એટલે ઘણા વર્ષો પછી એક સરસ નવા જ પ્રકારનો અનુભવ ફિલ્મમાં મને મળશે એવી મને આશા જાગી અને એ પ્રમાણે મેં આ ફિલ્મ સાઇન કરી અને શૂટિંગ શરૂ થયું રાજકોટમાં એક સરસ જગ્યાએ, એક રિસોર્ટમાં, એક બંગલામાં। ત્યારે કામ કરવાની પણ બહુ જ મજા આવી, કારણ કે કોમ્પેક્ટ ટીમ અને અખિલનું કામ કરવાનું અને કામ લેવાની એની માસ્ટરી, એટલે એને જે જોઈતું હોય એ બહુ સરળતાથી અમારી પાસેથી કઢાવી લેતો। એટલે એ રીતે કામ કરવાની પણ મજા આવી। મારી સાથે ભાવિની જાની, મારી પેરમાં રાજકોટના બીજા બધા નવા કલાકારો, પણ છતાંય એ નવા કલાકારોએ પણ નિષ્ઠાપૂર્વક પોતાની ફરજ બજાવી છે, સરસ કામ કર્યું છે। એટલે મને આશા છે કે આ ફિલ્મ એક જુદા જ પ્રકારનો વિષય લઈને આવી છે ગુજરાતી માટે ખાસ, એટલે લોકોને ગમશે અને લોકો એને વધાવશે એવી 100% ખાતરી છે। ફિલ્મમાં વિરમ નામનો એક ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસર છે, એનું કેરેક્ટર હું ભજવું છું અને ગુજરાતી સિનેમામાં અલગ અલગ પ્રકારના નવતર પ્રયોગો થઈ રહ્યા છે, અલગ વિષય વસ્તુવાળી ફિલ્મો બનવાના અને એમાંનો એક આ પ્રયોગ એટલે રુદન, કે આપણે એ BGM છે આપણા માટે એવું સાંભળવું। એના માટે આપણે કોમેડી ફિલ્મો પણ જોઈ છે, ફ્રેન્ડ ફિલ્મો જોઈ છે, પારિવારિક ફિલ્મો જોઈ છે અને
બસ રુદન એક અલગ પ્રકારની ફિલ્મ છે, તમને જોયા પછી કંઈક નવું જોવાનો આનંદ થશે. गुजरात के वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में लंबे अरसे तक सेवाएं देने वाले प्रोफेसर नरेंद्र कृष्ण संत का दुखद निधन हुआ है। गुजरात के वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के प्रोफेसर रहे नरेंद्र कृष्ण संत का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। प्रोफेसर संत फाइन आर्ट्स फैकल्टी की पहली बैच के स्टूडेंट भी रहे हैं। प्रोफेसर संत को बचपन से ही ड्राइंग और स्केच में रुचि थी और अपने इंटरेस्ट को उन्होंने डेडिकेशन के साथ अपने कैरियर में तब्दील किया। उन्होंने 1956 में जूनियर शिक्षक के रूप में फैकल्टी को ज्वाइन किया और 1993 तक पढ़ाया और फैकल्टी के HOD भी बने। श्री संत ने अपने लंबे कैरियर के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने पढ़ाई करवाते करवाते अपनी मास्टर डिग्री पूरी की थी। श्री संत को उनके सहयोगी और छात्र एक अद्भुत और मददगार व्यक्ति के रूप में याद करते हैं। श्री संत को हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जो पर्दे के पीछे रहे और दूसरों के प्रदर्शन को प्रोत्साहित किया। अप्लाइड आर्ट्स विभाग में उनके अपार और बहुमूल्य योगदान के लिए वडोदरा हमेशा उनका ऋणी रहेगा। गुजरात के वडोदरा शहर में दूषित पानी की समस्या कई इलाकों में लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। वडोदरा में RTO ऑफिस निकट शारदा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जहां दूषित पानी की आपूर्ति की जाती है। पिछले कई महीनों से दूषित पानी से परेशान स्थानीय निवासियों ने मामले पर वडोदरा महानगर पालिका का ध्यानाकर्षण करवाया। जूनी RTO शारदा सोसाइटी में ये 52 वर्ष जूनी सोसाइटी है और उसके जो पानी की लाइन है पूरी जल गई है और मिक्स पानी हो रहा है, गटर का पानी आ रहा है, नहाने लायक पानी नहीं है और उसमें भी पीने के लिए तो मैं रोज़ बाहर से पानी के केयर में मंगा रहा हूँ 3। मेरा अकेला नहीं है, वहाँ पर 221 घर है, सभी के घर में ये प्रॉब्लम है पानी की। नहाएंगे नहीं तो धंधे पे कैसे जाएंगे, काम कैसे करेंगे। कितने महीनों से ये 2 बरस से प्रॉब्लम है। हम कॉरपोरेटर को भी कंप्लेन करते हैं तो बोलते हो जाएगा। लोग आते हैं खड्डे खोद देते हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। चेक कर रहे हैं, उनको फॉल्ट नहीं मिल रहा है। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है कोई धर्मेंद्र बोल रहे हैं आज कि भाई कोई धर्मेंद्र करके, लेकिन वो कुछ हो ही नहीं रहा है, उससे काम ही नहीं हो रहा है। खड्डे रोज 2-4 नए खड्डे कर देता है। तो अभी आने जाने में जगह ही नहीं है। मैं सीनियर सिटीजन खुद हूँ, मेरी 66 बरस उम्र है और कहीं मेरी गाड़ी स्लिप हो गई, खड्डे में गिर गई तो मेरी गाड़ी का तो नुकसान होगा लेकिन मुझे कुछ हो गया उसका क्या। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ी उम्र वाले सोसाइटी में, यहाँ बहुत सारी लेडीज है, हर कोई 2 व्हीलर चला रहा है आज की तारीख में, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। गुजरात में इन दिनों समर वैकेशन चल रहा है और समर वैकेशन में स्कूली बच्चों को अलग अलग गतिविधियां सिखाई जा रही हैं। वडोदरा में समर्पण ध्यान योग परिवार द्वारा गर्मियों की छुट्टियों के मद्देनजर समर कैंप का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस समर कैंप में 8 से 12 साल के बच्चों को भारतीय संस्कृति की परख करवाई गई। बच्चों को ध्यान योग मेडिटेशन के साथ साथ क्राफ्ट और फन एक्टिविटीज कराई गई। इस मौके पर बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का खास प्रयास भी किया गया। हम लोग समर्पण ध्यान परिवार से हैं। आज हम समर कैंप में ये सारे हम युवा इस छोटे छोटे बच्चे को यह सिखाने के लिए आए हैं कि हमने जो ध्यान का अनुभव किया है, जो हमें कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, वो हमें इन लोगों को बच्चों को भी सिखाना है। साथ ही साथ हमने इन बच्चों को प्रकृति से कैसे जुड़े वो भी हमने सिखाया है और आगे जाके ये बच्चे ध्यान करेंगे ऐसी आशा भी है। वैसे 5 एलिमेंट जो हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति जिसको हम पीछे छोड़ चुके हैं, उसको भी हमें इन बच्चों को सिखाए। साथ ही साथ आजकल एक बहुत ही गलत मान्यता हो गई कि योगासन यानी योग ही, लेकिन नहीं, योगासन यानी समग्र योग है जो इस समर्पण ध्यान संस्कार केंद्र से इन बच्चों को मिल रहा है। समर्पण ध्यान परिवार जो गुरुत्व प्लेटफॉर्म से चलता है, उसके सालों से ये समर कैंप हो रहा है। तो इस बार हमारा समर कैंप 26, 27, 28 अप्रैल का था, जो आज हमारा लास्ट डे है। ये तीनों दिनों में हमने कुछ न कुछ बच्चों का जो संस्कृति भूल चुके हैं उनमें वापस लाने की कोशिश की है। हमारे जो ऋषि मुनियों की जो हिमालय की ज्ञान का जो महत्व था, जो आत्मज्ञान था, उसको बच्चों की भाषा में ही समझाने की कोशिश की है। आध्यात्मिक उन्नति उनको समझ में नहीं आएगी, पर जो वास्तविक जगत में उनके जीवन को सक्सेस बनाने के लिए जो हेल्पफुल है, जैसे कि ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान कैसे होता है और ध्यान करने से आपके जीवन में क्या फ़ायदे होंगे, ये भी बताया। तो दूसरे दिन हमने सॉल्ट एक्टिविटी से, नमक से जो नेगेटिव ऊर्जा को हम दूर कर सकते हैं, ये बातें बताई। वैसे ही
दूसरे दिन पे बहुत अच्छी मज़ेदार एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जो बहुत ही साइंटिफिकली हाई टॉपिक है, उसको बच्चों के लेवल पे ले जाके रामायण महाभारत के वीडियोस दिखा के कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और ध्यान करने से हम कैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा को रिसीव करते हैं, ये बातें बच्चों को समझ में आ गई। 2 दिन में वो लोग इतना तो समझ ही चुके हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी मुश्किल ही हो, इसका सॉल्यूशन एक ही है, ध्यान करना। और आज तीसरा दिन जो हमने पर्यावरण और राष्ट्र की भावना उनमें जगे, ऐसे एक आरएसएस का भी प्रोग्राम रखा है, साथ में योग भी करवाए और बच्चों को मज़ा आए। ऐसे एनिमल पोस्चर से बहुत हंसे, डांस की एक्टिविटी की और बहुत कुछ, साथ में सेव ट्रीज़ का मैसेज और ट्रीज़ को क्यों हमें उगाना है, एनवायरनमेंट के साथ साथ हमें उनको स्पेशली बारहमासी के प्लांट्स दिए हैं। तो जैसे हर एक प्लांट्स पे सीज़न वाइज फ्लावर्स आते हैं, पर बारहमासी वो एक ऐसा प्लांट है कि कोई भी सीज़न हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा उसके ऊपर फ्लावर्स होते ही हैं। तो ये मैसेज जाता है कि अगर हम ध्यान से जुड़ते हैं तो इस पौधे की तरह हम भी कोई भी परिस्थिति में हमेशा मुस्कुराते मुस्कुराते उस परिस्थिति में से बाहर निकल सकते हैं। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।